हेलो स्टूडेंट्स, तो एम कुमार सर जो है एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं और आज जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। इसलिए आज से आप लोग जो है न्यू जोश न्यू एनर्जी के साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आज जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा केमिकल काइनेटिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पीछे में आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लिए हैं और ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन चैप्टर से ये चैप्टर जो है रिलेटेड है। अगर आप लोग को वो अच्छा से समझ में नहीं आया होगा तो ये चैप्टर भी आप लोग को ठीक से समझ में नहीं आएगा। समझ रहे ना? तो आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर अच्छा से पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप इस चैप्टर में आप लोग इंटर करेंगे। क्लियर? चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट होगा। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक। केमिकल काइनेटिक्स पहले हम बता रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स कहते किसको हैं, नहीं तो ध्यान देना। केमिकल काइनेटिक्स में आपको पढ़ना है, देखो बताएंगे क्या, केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसमें रिएक्शन के वेलोसिटी और उसके वेलोसिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इसके बारे में पढ़ा जाता है। तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। कहने का मतलब कि इसमें दो ही बात आएगा, एक रिएक्शन का वेलोसिटी मतलब रिएक्शन का रेट, कि रिएक्शन का रेट फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है, समझ रहे हैं, और उसके वेलोसिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, मतलब कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, घटाना है तो क्या करेंगे, समझे। तो ये इस चैप्टर में यही दो बात आपको पढ़ना है, समझ गए। मतलब चैप्टर को छोड़ दें, यहाँ पर पढ़ लेंगे। अब अभी ये स्टार्ट हुआ है, हम बोल ना दिए कि रिएक्शन के वेलोसिटी और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। अब देखिए, अब तो स्टार्ट होने वाला है, समझे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में सभी रिएक्शन 99% रिएक्शन आपको बैलेंस करके देगा, क्योंकि ये चैप्टर मान लिया है कि आप लोग 11th क्लास में अच्छा से पढ़ाई किए हैं, आपको बैलेंस करने आता है। ये चैप्टर मान लिया है, हमको तो पता ही है, ये चैप्टर मान लिया है कि आपको बैलेंस करने आता है, समझ रहे हैं। इसलिए बेचारे थोड़ा सा आपको मदद किया है। ये क्या करेगा कि जितना भी रिएक्शन देगा ना, उसको क्या करेगा, बैलेंस करके आपको देगा, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो पहले आते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स के डिफिनीशन में, ठीक। लिखेंगे आप लोग मेरे साथ, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ chemistry in which we study about reaction velocity, and factors affecting it, is known as chemical kinetics, समझे। अब सवाल ये उठता है कि रिएक्शन का वेलोसिटी यानी रिएक्शन का रेट होता क्या, आपसे पूछेगा व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन या व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, तो आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे, यही है ना। तो अगला हेडिंग आप लोग को हम बताएंगे रिएक्शन का वेलोसिटी यानी कि रिएक्शन का रेट, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा टर्म आने वाला है, कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन आया था, कंसंट्रेशन मोलारिटी को कहा जाता है, कंसंट्रेशन मोलारिटी कहा जाता है। तो हम ये लिख लिए होंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा वर्ड कंसंट्रेशन बताएंगे।
कंसंट्रेशन तो आपको ऐसे पता है, सॉल्यूशन चैप्टर में आया था। चलिए, तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसको बोला जाता है? तो मोलारिटी को। कंसंट्रेशन वर्ड यूज्ड फॉर मोलारिटी। ठीक है, कंसंट्रेशन का सिंबल ये होता है, आप लोगों को पता होगा, ये आया था सॉल्यूशन में। ये सिंबल है, सिंबल ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक, जैसे अगर आपको ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका मतलब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका मतलब हुआ। समझ रहे ना? क्लियर? अब आएंगे रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन में। तो हेडिंग आप लोग लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन या फिर क्या बोले हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। चलो, रेट या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक, ये तो आपको पता है कि अगर कोई रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। जब कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। इतना पता है बस। डिफिनीशन आपका यहीं से है। डिफिनीशन क्या है सुन लीजिए, डिफिनीशन ज़्यादा हार्ड नहीं है। पर यूनिट टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, अमाउंट है, ये अमाउंट ही है, क्योंकि मोलारिटी को क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल क्या होता है, अमाउंट होता है, केमिकल यूनिट है। तो पर यूनिट टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना डिक्रीज करता है उसको बोलेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन। पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो इंक्रीज करता है उसको बोलते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। समझ रहे ना? तो पहला डिफिनीशन आप लोग लिखिए मेरे साथ, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम is called rate of reaction। पर यूनिट टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो डिक्रीज करता है उसको बोलते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड डिफिनीशन आप दे सकते हैं यहां पर, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। समझे? प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, बोलिए क्या बोलेंगे, बोलो ना, रेट ऑफ रिएक्शन। समझे? रेट हमेशा डिफाइन होता है यूनिट के लिए, वन के लिए डिफाइन होता है। जैसे आप लोग मार्केट में सब्जी लाने गए हैं तो आप जो है क्या बोलते हैं वहां पर कि भाई साहब आलू का रेट क्या है, तो आलू का रेट बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं आप, 1 kg का दाम पूछ रहे हैं उससे नहीं। अगर मान लीजिए कि आपको ज्यादा लेना है तो गए हैं सब्जी लेना, तो हो सकता है 1 क्विंटल का दाम पूछते हो आप, 1 क्विंटल नहीं, लेकिन 1 ही के लिए डिफाइंड है। रेट हमेशा 1 के लिए होता है, पता है आप लोगों को, सब कुछ पता है। ये हो गया। और ध्यान देना, ये फर्स्ट डिफिनेशन, ये सेकेंड। इस बार डिफिनेशन जो है
थर्ड है, और लिखिए यहां पर। और थर्ड डिफिनेशन क्या है? दोनों को मिला करके है। डिक्रीज रिएक्टेंट करता है, प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। तो भाई दोनों को एक में मिला करके तीसरा डिफिनेशन देखिए क्या है। तीसरा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। समझे? अब यहां चेंज आ गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चेंज का मतलब वो डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। तो दोनों को मिला करके लिखना है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कर दिए। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? चलिए यहां पर समझ गए होंगे। अब आएंगे हम कि चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है ना, तो आपसे पूछेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट बताइए। ठीक, तो देखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, सिंपल सा बात है, क्योंकि आप लिखे हैं चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, तो आपसे पूछा जाएगा तो नहीं कह सकते हैं रेट इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा सी पर यूनिट टाइम, यही ना होता है। तो आप यूनिट पूछा जाएगा आपसे, तो बोलो तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, तो मोलारिटी का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। और ये टाइम में चेंज है, तो टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड होगा, मिनट होगा, आवर होगा, ये नहीं हो सकता है। तो आप यहां से यूनिट निकाल सकते हैं। ये कंसंट्रेशन है ऊपर वाला, तो आप यूनिट क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर टाइम सेकेंड में दिया है तो, अगर सेकेंड में नहीं दिया है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मोल पर लीटर पर टाइम, और पर टाइम में सब आ गया। मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर आवर। मतलब ये सभी यूनिट किसका है? रेट ऑफ रिएक्शन का है। क्लियर? समझ गए? चलिए इतना सारा चीज जानने के बाद अब आ रहे हैं कि भाई अगर गैसियस रिएक्शन है तो भाई गैसियस रिएक्शन जानते हैं, गैसियस रिएक्शन होगा ना तो उसमें कंसंट्रेशन नहीं देता है, प्रेशर देगा। जैसे रिएक्टेंट का क्या कंसंट्रेशन देगा? नहीं, प्रेशर देगा। तो जब गैसियस रिएक्शन है और उसका प्रेशर दिया रहेगा तो फिर आप रेट को कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है जी। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, समझाने की गारंटी मेरी है। समझे? बस थोड़ा थोड़ा करके आप लोग कम से कम लेक्चर जो है अच्छा से पढ़ाई करेंगे तो आगे वाला जो लेक्चर है आपको आसान लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा जी। पढ़ के देखो तो सही। चलिए, फॉर गैसियस रिएक्शन, फॉर गैसियस रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन में आपको क्या करना है? इसमें प्रेशर होता है, तो आप लिखेंगे इसमें ऐसे, चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। समझे? चेंज इन प्रेशर, क्योंकि भाई प्रेशर दिया रहेगा तो चेंज इन प्रेशर लिखेंगे, कंसंट्रेशन दिया रहेगा तो चेंज इन कंसंट्रेशन लिखेंगे। समझे? तो यहां पर आप लिख सकते हैं रेट क्या होता है?
तो चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसका यूनिट बताइए, तो यूनिट क्या होगा? ये प्रेशर में चेंज है, तो प्रेशर में भाई चेंज करेंगे तो प्रेशर ही ना आएगा। अब दो प्रेशर है 5 atm एंड 4 atm, तो दोनों का चेंज क्या होगा? 2 atm, तो प्रेशर ही ना। तो प्रेशर का यूनिट बोलिए atm। टाइम में चेंज है तो सेकेंड हो सकता है, अगर सेकेंड नहीं होगा तो सबके लिए एक ही बात है, क्या? atm पर टाइम। अब इसमें सब आ गया, atm पर सेकेंड भी हो सकता है, atm पर मिनट भी, atm पर आवर भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्लियर हो गया। अब आपको बताएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह कितने टाइप का होता है। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 टाइप का होता है, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। समझे? तो हम अब वहीं स्टार्ट करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइप का, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा से समझते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। ये जो चैप्टर है वो सभी के लिए हेल्पफुल होगा। जेई मेन एडवांस की तैयारी करते हैं, मेडिकल का तैयारी करते हैं, या फिर आप 12th क्लास में हैं, ठीक, कुछ भी छूटने वाला नहीं है, सब कुछ आपको लिखवाते चल रहे हैं। समझे? डिफिनीशन भी सब कुछ साथ में, मतलब 12th के लिए भी ये 100% सही है, ठीक। चलिए आ रहे हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन में। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप का? तो 2 टाइप का। देखो कौन कौन है जी? तो एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक कौन सा होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। समझे? अब कहे कि पूछना चाह रहे हैं आप लोग कि सर ये एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट होता क्या है? नहीं, तो देखो एवरेज रेट अगर लॉन्ग इंटरवल टाइम में अगर रेट बताएंगे तो उसको हम एवरेज रेट बोलेंगे, और शॉर्ट इंटरवल टाइम में अगर निकालेंगे तो उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे। बता रहे हैं, बस अभी इतना समझिए। ये है लॉन्ग इंटरवल टाइम, लॉन्ग इंटरवल टाइम, और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? शॉर्ट इंटरवल टाइम, वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम। समझे? तो ये लॉन्ग इंटरवल में और ये शॉर्ट इंटरवल टाइम में निकाला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए लॉन्ग इंटरवल और शॉर्ट इंटरवल क्या होता है, आप कह सकते हैं इसको वेरी शॉर्ट इंटरवल का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर टाइम पर, किसी पार्टिकुलर टाइम पर अगर रेट बताएंगे तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, और 2 टाइम के बीच में अगर डिफरेंस निकालेंगे रेट तो उसको बोलेंगे हम एवरेज रेट। जैसे आप लोग मान लीजिए कि आप मेरे क्लास आते हैं पढ़ाई करने के लिए, आप घर से चले हैं 9 बजे, मेरा क्लास करने के लिए आप घर से 9 बजे चले हैं। आप यहाँ पहुँचे तो कोई पूछे आपसे कि बताओ कि तुम बाइक किस स्पीड से चला रहा था, मतलब आप बाइक किस रेट से चला रहे थे, तो आप कहेंगे कि बाइक मेरा यहीं 50 किलोमीटर पर आवर चलते होंगे, 50 किलोमीटर पर आवर हम बाइक से आ रहे हैं चला करके। तो क्या 50 किलोमीटर पर आवर आप चला करके आ रहे हैं, तो क्या हमेशा आप 50 किलोमीटर पर आवर ही स्पीड किए थे क्या? नहीं, आप कहीं ज़्यादा भीड़ होगा तो वहाँ पर 30 किए होंगे, 20 किए होंगे, ज़्यादा भीड़ हो गया तो वहाँ रोके भी होंगे बाइक को, खाली जगह होगा तो 80 तक पहुँचा दिए होंगे, 90 पहुँचाए होंगे। नहीं, तो आप क्या बता रहे हैं? उसको एवरेज बता रहे हैं।
समझ रहे हैं? तो लॉन्ग इंटरवल टाइम में आप रेट बता रहे हैं ना, तो उसको एवरेज रेट बोलेंगे। अब आपसे पूछ दिया जाए कि आप 9 बजे क्लास चले थे, 9 बज करके 20 मिनट पर आपका रेट क्या था? तो जब 9:20 देखिए कह दिया, ये टाइम फिक्स कर दिया कि 9:20 पर आप रेट बताइए। तो जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर रेट पूछ दिया तो उस रेट को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। कोई दिक्कत नहीं है ना? क्लियर? चलिए स्टार्ट हम करते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, हेडिंग आप लोग लिखेंगे मेरे साथ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बता दिए आपको कि लॉन्ग इंटरवल टाइम में रेट निकालेंगे। लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन विच इज कैलकुलेटेड इन लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, in long interval of time is called average rate of reaction, average rate of reaction। समझे? लॉन्ग इंटरवल टाइम में निकालेंगे तो लॉन्ग इंटरवल का मतलब देखो, रेट अगर इंटरवल ज्यादा है तो उस केस में आप लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन, तो डेल्टा सी लिखेंगे। पर यूनिट टाइम तो क्या लिखेंगे यहां पर? डेल्टा टी लिखेंगे। समझ रहे हो? और वही इंटरवल बहुत ही छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल है, तो उस केस में हम लिखेंगे डेल्टा सी नहीं, डी सी बाई लिखेंगे डी टी। तो जब बहुत ही स्मॉल इंटरवल है तो यह भी रेट ही है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, लेकिन अब इसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे इसको। और लार्ज इंटरवल टाइम में है, लॉन्ग इंटरवल टाइम, तो उसको हम बोलेंगे एवरेज रेट। जैसे आप लोग फीस में पढ़ते हैं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही ना बोलते हैं, डीवी बाई डी टी। समझ रहे? क्लियर है? चलिए, तो यहां पर आप लोग समझ गए। और एक बात आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि एवरेज जो रेट होता है ना, यह रिएक्शन का रेट का एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, ये सही वैल्यू नहीं है रेट का। समझ रहे ना? तो यहां आप लिख देंगे इट इज नॉट एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, मतलब सही वैल्यू नहीं है ये। समझ रहे ना? अब आ रहे हैं हम इंस्टेंटेनियस में, तो यहां आप लोग लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, इसमें क्या होगा? वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम, तो लिखेंगे आप यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन विच इज कैलकुलेटेड इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। Rate of reaction which is calculated in very short interval of time is called, क्या लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। समझे? और यहां पर जो रेट है आप क्या लिखेंगे? R इक्वल टू
चेंज इन कंसंट्रेशन dC बाई dt। और ध्यान देना रिएक्शन के रेट का यही एक्चुअल वैल्यू देता है, मतलब यही सही वैल्यू है। इसलिए ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर में कहीं पर भी अगर पूछा जाएगा तो हम एवरेज रेट नहीं निकालेंगे, क्योंकि यह एक्चुअल रेट नहीं होता है। एक्चुअल रेट होता है इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब किसी इंस्टेंट पर रेट निकालना, ये एक्चुअल रेट होता है। इसलिए इस पूरे चैप्टर में मैक्सिमम जगह पर 99% केस में इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे और 1% केस में एवरेज रेट निकालेंगे। पूछने का चांस नहीं है, ये नहीं आता, यही आता है। समझ रहे ना? ऐसे आपको हम समझाएंगे, दोनों ये भी समझाएंगे और ये भी समझाएंगे। क्लियर? चलिए ये भी आप लिख लेंगे। ये क्या होता है? एक्चुअल रेट होता है। इसको मिटाएंगे, लिख लिए होंगे ना इसको? चलिए तो लिख लिए होंगे। अब हम आ रहे हैं, इसको भी लिख लेंगे कि यह एक्चुअल रेट होता है। उसके बाद आप ग्राफ देखेंगे। देखो यहाँ लिख लेंगे इट इज एक्चुअल रेट ऑफ, ये इट इज एक्चुअल रेट ऑफ, इट इज एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? चलिए अब आप देखेंगे ग्राफ के द्वारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ भी छूटने वाला नहीं है, बस आप लोग घर पर मेहनत करें ठीक से, तो है ना। अच्छा से पढ़ाई कीजिए, मन लगा करके जी जान लगा दीजिए, जी जान लगाइए, बोर मत होइए। अच्छा से कूल माइंड से घर पर पढ़ाई कीजिए, समझे? तब जाकर के आप जो है दुनिया में अपना नाम कर पाएंगे। अदरवाइज संभव नहीं है इतना कर पाना, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। कहाँ जाएंगे आप? एक पढ़ाई ऑप्शन है, पढ़ करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आप आगे क्या करेंगे वो डिपेंड करेगा पढ़ाई पर। मिटाएं? चलिए अब ग्राफ के द्वारा देखेंगे एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो आइए चलते हैं यहाँ पर। लेकिन आप लोग को तो एक पता बात है ना कि अगर कोई रिएक्शन है, जैसे ये R मतलब रिएक्टेंट एंड P मतलब प्रोडक्ट, ठीक? जब कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। तो पहले हम बात करेंगे रिएक्टेंट के लिए। किसके लिए बात करेंगे? रिएक्टेंट के लिए बात करेंगे। ये ग्राफ है, यहाँ पर हम ले रहे हैं कंसंट्रेशन को और यहाँ पर हम ले रहे हैं टाइम को। क्लियर? यहाँ पर टाइम 0 है, तो जब टाइम 0 है मतलब कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा ना वह मैक्सिमम होगा, क्योंकि भाई रिएक्शन स्टार्ट नहीं है तो ये मैक्सिमम होगा कंसंट्रेशन। सही है ना? अब रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो देखिए डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज देख रहे हैं ना। मान लेते हैं कि इस टाइम पर, किस टाइम पर? इस टाइम पर, ये टाइम जो है वो T1 है। T1 पर देखिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है यहाँ पर है, इसको मान लेते हैं ये कंसंट्रेशन C1 है। इसके बाद हम आ रहे हैं यहाँ पर टाइम जो है वो T2 है। सही है ना? T2 पर देखिए कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज करके आ गया है यहाँ पर, ये मान लेते हैं C2 है। आपसे पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या कहेंगे? रेट आपको पूछा जाएगा अगर, तो आप क्या कहेंगे? देखो आप कहेंगे कि रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो कंसंट्रेशन में चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल C2 है,
यही ना है, T1 पर C1 है, T2 पर C2 है, तो फाइनल आप लिखेंगे C2 इनिशियल C1 बाई बोलो T2 माइनस T1, ये आपका हो गया रेट। क्लियर है? अब देखो अगर आपसे पूछ दिया जाए, ये तो एवरेज है, ये आप T2 और T1 के बीच में रेट बता रहे हैं ना, तो ये एवरेज रेट है। अगर आपसे पूछ दिया जाए इंस्टेंटेनियस रेट बताइए, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब आपको बोल रहे हैं क्या, किसी पार्टिकुलर टाइम पर, जैसे आप यहां पर टाइम दे दिया, कह देगा आपसे कि ये टाइम जो है वो T है, तो T टाइम पर रेट ये है ना, तो यहां पर जो इस इंस्टेंट पर जो रेट होगा ना, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। यहां पर टाइम जो है फिक्स कर दिया कि आपको T टाइम पर रेट बताना है, तो किसी पार्टिकुलर टाइम पर अगर रेट बताएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब आ रहे हैं हम यहां पर इंस्टेंटेनियस रेट के लिए, सॉरी प्रोडक्ट के लिए आ रहे हैं। ध्यान दो यहां पर, अब किसके लिए, तो प्रोडक्ट के लिए। ग्राफ पर ध्यान देंगे, ग्राफ पर आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए ये कंसंट्रेशन है और यहां पर क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। क्लियर है? अब बताओ कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं है, मतलब कि टाइम अगर जीरो है, तो उस केस में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो, क्योंकि अभी बना ही नहीं है, तो प्रोडक्ट अभी बना नहीं है T बराबर जीरो पर, तो अभी कंसंट्रेशन जीरो है। अब टाइम इंक्रीज, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। तो देखिए इंक्रीज कर रहा है, ऐसे समझ रहे हैं ना। इस टाइम पर ये टाइम T1 है, तो कंसंट्रेशन आपका यहां पर आ गया क्या, C1। फिर यहां पर ये टाइम T2 है, यहां पर कंसंट्रेशन आ गया क्या, C2। आपसे पूछेगा कि रेट बताइए, तो आप सिंपल सा है जी, बिल्कुल इजी है। आप जितना हार्ड सोच रहे हैं उतना हार्ड है नहीं। रेट इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। बोलो कंसंट्रेशन में चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल T2 ये ना है C2 ना, तो आप लिखेंगे C2 माइनस C1 बाई बोलो T2 माइनस T1। एक बात और ध्यान देना कि रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निगेटिव आता है, हमेशा निगेटिव में आएगा। देख लो C2 और C1 दोनों में कौन ज्यादा है, C1 ज्यादा है ना, C1 ज्यादा है। देख लो C1 ज्यादा है, तो ये C2 माइनस C1 है, तो ये जब ज्यादा है तो ये क्या होगा, निगेटिव में आएगा। और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हमेशा रेट क्या होता है, पॉजिटिव में आता है। देख लो C1 C2 कौन ज्यादा है, C2 ज्यादा है, तो C2 माइनस C1 क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। इतना समझ रहे ना। और एक बात और है कि आप लोग सोचते होंगे कि सर आप बोल रहे हैं कि किसी पार्टिकुलर टाइम पर, किसी फिक्स टाइम पर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि रेट बताइए रिएक्शन का यहां पर, तो आप कह रहे हैं कि उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे। तो सर इंस्टेंटेनियस रेट आप बोल रहे हैं कि dV बाई dt होता है। तो मान लीजिए कि सर हम टाइम जो है 9:10 हम टाइम यहां ले रहे हैं, तो सर 9:10 जब टाइम आप फिक्स कर दिए, सर dt का वैल्यू तो जीरो हो गया, नो चेंज इन टाइम। अरे वही तो बता रहे हैं, थोड़ा सा बहुत ही डिफरेंस कम नहीं आप पढ़े हैं कि dt टेंड्स टू जीरो। डिफरेंस लेना है, बहुत ही वेरी स्मॉल लेना है, dt टेंड्स टू जीरो। अब ये मत करना कि सर dt का तो वैल्यू ही नहीं है उसमें, dt जीरो हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर dt टेंड्स टू जीरो लेना है, समझ रहे ना। चलिए तो ग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर अच्छा से। चलिए अब आते हैं एक छोटे से रिएक्शन एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग जल्दी से। सब कुछ माइंड में सेट करते चलिए, फिर समझ में नहीं आएगा तो मेरा दोष नहीं दीजिएगा, अपना दोष दीजिएगा। आइए यहां पर एक
एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रहे हैं। जैसे ये कोई रिएक्शन है 2NO2, प्रोडक्ट ये बना है 2NO2, रिएक्शन बैलेंस है। मान लेते हैं कि इस रिएक्शन को आप 8 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, 8 AM दिन में स्टार्ट कर रहे हैं, रात में नहीं, दिन में। तो दिन में आप 8 बजे रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है वो 4 है, M मतलब मोलरिटी कंसंट्रेशन। O2 का जो कंसंट्रेशन है वो 2 है, और प्रोडक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी 8 बज रहा है ना, तो अभी 8 बजे रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट कहाँ आ जाएगा, नहीं ना, अभी प्रोडक्ट नहीं बना है, 0 है। अब टाइम स्टार्ट होगा, तो टाइम स्टार्ट होने के बाद हम डायरेक्ट आते हैं 1 घंटा के बाद, 9 बजे हम देख रहे हैं। तो 9 बजे हम क्या देखें कि इसका जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट है तो घटेगा ना, 4 था तो 2 हो गया, ये 2 था तो इसका कंसंट्रेशन 1 और ये 0 था, तो हम चेक किए तो देखे कि ये 2 इसका कंसंट्रेशन बन गया है। तो आपसे पूछेगा रिएक्शन का रेट बताइए, तो आप कहेंगे कि ठीक है बता रहे हैं, लेकिन पहले आप ये बताइए कि रिएक्शन का रेट किसके रिस्पेक्ट में आप पूछ रहे हैं। तो कहेगा वो कि NO के रिस्पेक्ट में। तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO। समझे क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन लिखिएगा NO का इस तरह से, है ना सिंबल कंसंट्रेशन का, पर यूनिट टाइम। तो बोलो चेंज इन कंसंट्रेशन, फाइनल माइनस इनिशियल, 2 - 4 dt बोलो 9 बजे से 8 बजे तक, ये कितना आएगा, -2 मोल पर लीटर पर आवर आएगा, आवर में लिए हैं, देख लो टाइम क्लियर है। देख लो रिएक्टेंट है, इसलिए रेट क्या आया है, निगेटिव में आया है। तो निगेटिव का मतलब ये मत समझ लेना कि 0 से कम, नहीं, निगेटिव यहां पर सिंबल केवल ये बता रहा है कि रिएक्टेंट जो है NO वह 2 मोल पर लीटर पर आवर, मतलब कि 1 आवर में इतना मोल पर लीटर डिक्रीज कर रहा है, ये बता रहा। निगेटिव का मतलब 0 से मत समझ कम होगा, नहीं, निगेटिव मतलब वो डिक्रीज का सिंबल है, ठीक है ना। इसके बाद आएंगे रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू O2। तो कुछ नहीं करना है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 पर यूनिट टाइम। बोलो कंसंट्रेशन में चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल dt, समझ रहे हैं ना, ये आएगा -1 मोल पर लीटर पर आवर। समझे क्लियर। फिर आप देंगे रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO2। तो क्या लिखेंगे आप, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 पर यूनिट टाइम। बोलो फाइनल माइनस इनिशियल बाय dt, ये कितना आएगा, +2 ना, मोल पर लीटर पर आवर। समझे, कहने का मतलब ये है कि भाई एक ही रिएक्शन का रेट डिफरेंट कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंट आ जाता है। तो लोगों को दिक्कत हो रहा था कि भाई एक ही रिएक्शन का रेट जो है, किसी एग्जाम में पूछ दिया कि इस रिएक्शन का रेट बताओ, कोई निकाल दिया इसके रिस्पेक्ट में, कोई निकाल दिया इसके रिस्पेक्ट में, कोई निकाल दिया इसके रिस्पेक्ट में, तो सबका आंसर अलग अलग। समझे, तो लोगों को दिक्कत हो रहा था। तो वहां से जब दिक्कत होने लगता है ना, तो लोग वहां सोचना स्टार्ट करते हैं। लोग वहां पर सोचना स्टार्ट किए कि भाई ऐसा कोई ट्रिक बताइए, ऐसा कोई ट्रिक बताइए ताकि किसी के रिस्पेक्ट में हम जब रेट निकालेंगे तो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिक देखिए क्या निकाला है लोग। ट्रिक ये निकाला गया कि किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में
जो उसका कोफिशिएंट रहता है ना, उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो किसी के भी रिस्पेक्ट में अगर हम रेट निकालेंगे रिएक्शन का तो सेम आएगा। जैसे देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, -1। इसका कोफिशिएंट 1 है कोफिशिएंट, तो 1 से डिवाइड करो, तो जब इसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -1। इसका कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, +1। तो -1 +1 तो 1 ही तो आया है ना, आया तो किसी के रिस्पेक्ट में 1 ही ना, तो वहीं लोग ट्रिक निकाले हैं। चलिए पहले आप लोग जो है जल्दी से जल्द लिख लिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। पहले आप लोग एक लाइन लिखिए, इफ वी डिटरमाइन, रुक जाइए, चलिए जल्दी कीजिएगा यहाँ पर। इफ वी डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन with respect to different component then numerical value may be different, न्यूमेरिकल वैल्यू में भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो लोग वहां से क्या बोले कि भाई ट्रिक निकालिए एक, तो ट्रिक क्या निकाला गया, देखिए ट्रिक निकाला गया कि किसी के भी रिस्पेक्ट में रेट क्या करना है, इक्वल लाना है। तो वहां से लाया गया क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय देयर corresponding coefficient given in बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बस जो बात बोले हैं वही लिखवा रहे हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट दिया है उससे डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का टोटल 4 डिफिनेशन हो गया। ये भी आप डिफिनेशन सही है, ये भी लिखेंगे आप। एग्जाम में अगर पूछेगा व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन तो आप इसको भी लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट गिवन इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। यहां भी लिख लेंगे, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? चलिए ये समझ गए। अब आएंगे इसमें कह क्या रहा है, इस पर भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। वही एग्जाम्पल है, उसको अब इस रेट के द्वारा आप देखेंगे कैसे हम निकालते हैं। जल्दी से देखिए, जल्दी से चलो देखो, से मान लो कि कौन सा रिएक्शन लिए थे, रिएक्शन आपको लिए थे हम ये 2NO प्लस O2। बोलो क्या बनाए थे, बोलो 2NO2। कितना बजे स्टार्ट किए थे, तो सर 8 बजे। 8 बजे बोलो कितना था, ये 4 था, और ये कितना था, बोलो ना 2 था। अभी नहीं स्टार्ट हुआ है तो 0, समझ रहे हैं। कितना बजे देखे थे, 1 घंटा बाद 9 बजे देखे, तो 9 बजे देखे थे कि बेचारा ये 2 बच गया था।
ये देखे कि बेचारा 1 हो गया है और ये देखे कि 2 बन गया है। तो आपसे पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या करना है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO, तो कहेगा क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय दियर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट, उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा है। तो कंसंट्रेशन में चेंज बोलो, फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, 2 dt बोलो, डेल्टा टी बोलो, डेल्टा टी कितना 1 है ना, तो 1 कर देंगे। ये कितना आपका आएगा, कितना आएगा, तो ये आएगा -2 मोल पर लीटर पर आवर, समझ लेंगे ना। इसके बाद देखो, इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बोलो O2, तो फिर वो इसी तरह से कहेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसका, O2 का पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय दियर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट, बोलो कोफिशिएंट कितना था 1 है, तो आप लिखेंगे कंसंट्रेशन में चेंज इन कंसंट्रेशन, तो 1 - 2 फाइनल माइनस इनिशियल 1 dt बोलो, डेल्टा टी कितना है 1 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 मोल पर लीटर पर आवर। आ रहा है समझ में, देख लो गलत हुआ है क्या, सॉरी यहाँ पर -1 होगा, सही है ना। तो रेट किसी के भी रिस्पेक्ट में निकालेंगे सेम आएगा। अब लास्ट है रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बोलो, किसके रिस्पेक्ट में, NO2, तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय दियर कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट, समझे कि ना समझे बोलो, आएगा इसमें +2, इसमें आएगा 2 खत्म +1 मोल पर लीटर पर आवर, समझे। तो देखो रेट किसी के भी रिस्पेक्ट में क्या आया है, सेम आया है 1 1 1। माइनस प्लस क्या बताता है, माइनस का मतलब वो डिक्रीज और प्लस का मतलब इंक्रीज, बस समझे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, लिख लेंगे, प्रिंट कर लीजिए इसको, कर लिए, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन जल्दी से देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन क्या है। मेरा तो क्वेश्चन आपको पता है बिल्कुल ही सीधा होता है, एकदम सीधा। कैसा सीधा, जलेबी जैसा सीधा होता है। जलेबी खाते हैं ना, नहीं खाते हैं, एकदम जलेबी जैसा सीधा मेरा क्वेश्चन रहता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है N2 + 3H2 प्रोडक्ट बना रहा है 2NH3, बैलेंस है। कह रहा है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ H2, देख लो dt दे दिया है, हम बोले हैं पहले कि ये dt ही इस चैप्टर में यही आएगा, इंस्टेंटेनियस रेट पर यूनिट टाइम इक्वल टू क्या, तो कह रहा है कि 60 है। तो फिर कह दिया कि देन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 पर यूनिट टाइम इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो देखो आते हैं इसमें, आप जानते हैं या ना, इतना तो आप लोग को पता है ना कि इस रिएक्शन का रेट सभी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सेम होगा। तो आप सेम करेंगे, देखिए कैसे, आपको पता हो या नहीं, आप जानते हैं क्या लिखेंगे, एज वी नो डैट, ना समझा, पता होगा तो भी लिखना है एज वी नो डैट, और नहीं अगर पता है तो भी लिखिएगा एज वी नो डैट, तब ना कहेगा कि बहुत लगा तेज लग रहा है जी, ये सब लिख रहा है, बहुत अच्छा से लिख रहा है, एज वी नो डैट लिख रहा है। नहीं तो रिएक्टेंट है, ध्यान देना, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निगेटिव आएगा, तो आप लिखना रेट इक्वल टू, निगेटिव साइन यहाँ लगा दीजिएगा,
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय दियर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 कर देंगे, इक्वल होगा, यह भी रिएक्टेंट है तो निगेटिव लगा दीजिएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2, समझ रहे हो, पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय दियर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट, ये इक्वल होगा। आप देखो ये प्रोडक्ट है तो आप प्लस दे देना, ठीक है ना। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 समझा, पर यूनिट टाइम बोलो डिवाइडेड बाय दियर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट, कोई दिक्कत है? बस खत्म। ये माइंड में सेट रखिएगा कि प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट क्या होता है, पॉजिटिव में होता है तो पॉजिटिव ही यहाँ पर आना चाहिए। क्या क्वेश्चन में दिया है क्या इसका वैल्यू? दिया है, देखो दिया है 60, तो आप यहाँ रखेंगे, ये तो 1/3 है ना, 1/3 और इसका वैल्यू कितना 60 दिया है, समझे। ये हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 2 × dt। चलो देखो इसका पूछा है ना, तो 2 को इधर ला दो, 2 को इधर लगा तो ये देखो 20 हो जाएगा। बोलो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 पर यूनिट टाइम dt, बोलो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 40। ध्यान देना, निगेटिव मत बोलना, ये निगेटिव साइन है ना, तो इतना माइंड में होना चाहिए कि हम प्रोडक्ट का निकाल रहे हैं तो निगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव में बोलेंगे। क्लियर? चलिए, तो आज के क्लास में हम यहीं पर ब्रेक लेंगे, आज इतना ही पर ब्रेक लेंगे। अगले लेक्चर में आप देखेंगे इसके आगे चैप्टर, इसके आगे वाला टॉपिक अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू आज की क्लास में प्रेजेंट होने के लिए। ओके, थैंक यू।